अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. हाँ जी हमारी हमारा कोर्स का लास्ट टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और टेस्टिंग में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वंस व्हेन वी वर डिस्कसिंग जेनेरिक फेजेस। और जेनेरिक एक्टिविटीज क्या थी जो पूरा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था। तो उसमें डिज़ाइन एंड कोडिंग है जो कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट आता है जिसमें हम टेस्टिंग और फिर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर का जो क्लाइंट है उसके एनवायरनमेंट की सेटिंग होती है। ठीक है, तो टेस्टिंग इज द फाइनल स्टेज एट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर उन्होंने उसको चेक करना है पूरे प्रोग्राम को, इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है। अब वो प्रॉब्लम्स और एरर्स किस तरह पता चलेंगे, उसमें दो बातें होती हैं हमेशा। एक तो ये कि आपका सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपकी फंक्शनैलिटी ठीक तो चल रही है बट दिस वाज नॉट डिमांडेड बाय द क्लाइंट, राइट। तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम ये सब एरर जो आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, वी। वेरिफिकेशन क्या है कि हमने चेक करना है कि क्या हम ठीक प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। हम ठीक तरीके से बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कहा कि कैलकुलेटर बनाओ और अब आप चेक कर रहे हैं कि कैलकुलेटर में एडिशन की फंक्शनैलिटी ठीक है, वो 2+2 ठीक कर रहा है। वैलिडेशन क्या है कि क्या क्लाइंट ने वाकई एडिशन कहा था करनी है, उसने कैलकुलेटर में क्या चीज डिमांड की थी। सो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। तो ये दो एस्पेक्ट्स है, वेरिफिकेशन है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। जहां पर हम लोगों ने एसआरएस बना ली होती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना लिया होता है, उस वक्त भी हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी ठीक प्रोडक्ट बन गई है, या ये वही हम चीजें लिख रहे हैं जो कि क्लाइंट ने कही थी। तो वैलिडेशन वहां पर भी परफॉर्म हो सकती है टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि एसआरएस एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक आर्टिफैक्ट है, एक वर्क प्रोडक्ट है। हम उसको चेक करें कि क्या हम ठीक चीजें लिख रहे हैं ताकि बाद में इस तरह का मसला ना आए कि क्लाइंट ने तो ये कहा ही नहीं था। दूसरी चीज है वेरिफिकेशन, जिसको हम कोड पार्ट पे या एग्जीक्यूशन में चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारी प्रोडक्ट ठीक चल रही है या नहीं चल रही। देन अब टेस्ट केसेस उसके लिए लिखे जाते हैं। अच्छा टेस्ट केस क्या होगा जो कि एरर्स आइडेंटिफाई कर सके। जिस तरह हम यूज केसेस लिखते हैं उसी तरह हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह कि टेस्ट केस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे आप एरर्स आइडेंटिफाई कर सकें। आपने एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया बिल्कुल उसी तरह जैसे यूज केसेस होते हैं कि ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट केस क्या है, इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, इसको हम चेक करना चाह रहे हैं, राइट। कौन सी फंक्शनैलिटी थी, फॉर एग्जांपल एडिशन ही थी और आपने कहा कि दो इंटीजर्स इनपुट है और आउटपुट ये इंटीजर है। तो क्या वो टू इंटीजर इनपुट पर ये स्पेसिफिक आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, ये एक टेस्ट केस है। तो टेस्ट केस जो है वो सिंपल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो एरर आइडेंटिफाई कर सके। देन बग्स क्या चीज है, टेस्ट केस डिजाइन अब हमने करना है। बग्स क्या चीज है, हम कहते हैं कि कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में वो बग्स हो सकती है, ठीक है। और बग्स क्या होते हैं, हमेशा आमतौर पर लिटरली जो बग्स हैं दे रिमेन हिडन, वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं डिफरेंट कीड़े मकोड़े हैं वो डिफरेंट जगह पे छुपे हुए होते हैं, तो सिमिलरली बग्स छुपे हुए होते हैं, फिर उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो टेस्टिंग का पर्पस क्या है कि हम एरर आइडेंटिफाई कर सकें, कंप्लीट मैनर में थरोली कर सकें, और कंस्ट्रेंट क्या है, मिनिमम एफर्ट एंड टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे कम टाइम बचता है टेस्टिंग के लिए। तो हमारी टेस्टिंग और टेस्ट केसेस इतने अच्छे होने चाहिए कि क्विकली हम उनमें से एरर आइडेंटिफाई कर सकें। होता क्या है, जितना हमने कोडिंग में टाइम लगाया है
ऑलमोस्ट सेम टाइम हमें चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हर इंटीजर, हमने कहा इंटीजर इनपुट है, इंटीजर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, आपको पता है इंटीजर की क्या रेंज है, उन सब वैल्यूज के लिए चेक टेस्ट करो। उसके बाद आपने जहां इफ एल्स लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने कहा आई लेस देन एन है, आई की हर वैल्यू के लिए चेक करो और एन की हर वैल्यू के लिए चेक करो। तो ये बहुत क्या कहना चाहिए इसको, हम कहते हैं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हर स्टेटमेंट को हर वैल्यू के लिए चेक किया जाए, जो कि आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव टेस्टिंग करते हैं। हम कहते हैं कि हम कुछ कंडीशंस को आई लेस देन एन के लिए, आई लेस देन इक्वल टू एन के लिए और आई ग्रेटर देन एन के लिए बस चेक कर लेते हैं, इस पे चल गया तो बाकी सब पे भी ठीक चल जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी फिर लिमिटेशन ऐड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफर्ट और टाइम जो है वो मिनिमम होगा। देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टू मेथोडोलॉजीज है, व्हाइट बॉक्स मेथड्स है और ब्लैक बॉक्स मेथड है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप या व्हाइट बॉक्स कर लो या ब्लैक बॉक्स कर लो, इनमें से कोई एक नहीं चूज करना, इन दोनों को ही साथ साथ हम कर रहे होंगे। व्हाइट बॉक्स मेथड्स क्या कहते हैं, इस सॉफ्टवेयर का कोड, वी कैन लुक इनसाइड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कोड विजिबल है। जब कोड विजिबल है, हम हर इफ एल्स को चेक करेंगे, जहां जहां पर कोई स्विच स्टेटमेंट है, व्हाइल लूप्स है, फोर लूप्स है, क्योंकि हमें कोड नजर आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, ब्लैक बॉक्स, जिसमें सॉफ्टवेयर एज अ ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर नहीं हम देख सकते, वी कैन नॉट लुक इनसाइड एंड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कहाँ पर इफ है, कहाँ पर एल्स है। हम सिर्फ क्या चीज चेक करते हैं कि इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ब्लैक बॉक्स मेथड में इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट चेक की जाती है। व्हाइट बॉक्स मेथड्स में हम इनसाइड सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, चेक उसमें भी हमने यही करना है कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट आ रही है कि नहीं, लेकिन वहां पर क्योंकि कोड विजिबल है, इंटरनल स्ट्रक्चर विजिबल है, तो हम उसको उसी के एस्पेक्ट से, उसी लिहाज से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेन तरीके हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं अभी हम जाएंगे, क्योंकि अब टाइम भी शॉर्ट है, वैसे भी ये क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है एसक्यूए का, तो उस वक्त हम करेंगे जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, देन ये एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की एक एग्जांपल है कि हम अगर हर लूप को, ये क्या चीज है, ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, डायमंड सिंबल बने हुए हैं, ये क्या शो करते हैं लूप्स को। तो हर लूप अगर इस तरह से चल रही है 20 टाइम्स, तो उन्होंने बताया हुआ है कि 10 पार्ट 14 पॉसिबल पाथ्स होंगे, जो कि हमें एग्जीक्यूट करने में, उसको टेस्ट करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हर स्टेटमेंट को आपने कवर करना है, हर लूप को आपने उतनी दफा ही चला के देखना है। ठीक है, और हर वैल्यू के लिए फिर जब चला के देखेंगे, सो इट विल बी टाइम टेकिंग। हाँ, हम इस प्रोसेस को किसी हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं कि आप एक और सॉफ्टवेयर लिखें, उसके लिए टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, जो कि इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यूज या लूप की जो वैल्यूज है, एक्स की जो वैल्यूज है, एन की जो वैल्यूज है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा, और उतनी दफा हम इसको एग्जीक्यूट करके चला के देख सकते हैं। तो फिर उसके लिए दोबारा हमें कोडिंग करनी पड़ती है, और फिर उसमें भी इशू हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन प्रोसेस है, वो टेस्ट स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, वो ह्यूमंस डेवलपर्स कोडर ही लिख के प्रोग्राम को देंगे, और फिर वो प्रोग्राम उसको टेस्ट कर रहा होगा, तो उसमें भी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव टेस्टिंग करते हैं, एक पाथ को एक दफा या दो दफा या तीन दफा एग्जीक्यूट करके देख लें, जितनी उसकी कंडीशंस है, बजाय इसके कि हम एन टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करके देखें। अच्छा, तो ये इसमें आ जाता है व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के लिए। व्हाइट बॉक्स में हमने जस्ट मेक श्योर करना है कि हर स्टेटमेंट और कंडीशन को हम चेक कर लें, क्योंकि हमें इंटरनल कोड विजिबल है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ये इनपुट थी, इवेंट्स क्या है, माउस क्लिक इवेंट हुआ है या कोई और बटन प्रेस इवेंट हुआ है, वो एज इनपुट जा रहा है सिस्टम में और कुछ आउटपुट आ रही है, तो क्या वो आउटपुट ठीक आ रही है, क्लाइंट ने यही कही थी उसके अकॉर्डिंग आ रही है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मकसद है। अब टेस्टिंग क्या चीज शो करती है, टेस्टिंग में हम एरर आइडेंटिफिकेशन करते हैं,
रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, परफॉर्मेंस ठीक है, और ओवरऑल क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ों को चेक करना है हमने, खाली सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी चेक नहीं कर रहे। यानी कि एरर्स तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ही, रिक्वायरमेंट्स की कंफॉर्मेंस भी चेक करनी है, पर परफॉर्मेंस भी चेक करनी है कि परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं। हो सकता है परफॉर्मेंस ना ठीक हो, परफॉर्मेंस का एरर हो, या ओवरऑल क्वालिटी का, रिलायबिलिटी का, अवेलेबिलिटी का एरर हो। तो हमने वो चीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है कि टेस्टिंग में मसला क्या है, कौन टेस्टिंग करेगा। अगर जिसने अपना प्रोग्राम लिखा है, डेवलपर या कोडर, वो खुद टेस्ट करे तो क्या होगा? वो कभी भी एरर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स, आप लोग खुद कोड करते हैं और आप कहते हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोग्राम, परफेक्ट बन गया, असाइनमेंट किए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई टीए इवैल्यूएट करता है या टीचर इवैल्यूएट करता है तो उस वक्त उसमें प्रॉब्लम्स और एरर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि अच्छा ये कंडीशंस तो हमने सोची ही नहीं थी। तो डेवलपर जो है वो थोड़ा सा लीनियंट होके, जेंटल होके चेक करेगा। इंडिपेंडेंट टेस्टर का मकसद ही यह है कि उसने अच्छी तरीके से सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करनी है और उसने सिस्टम में से एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये दोनों लोग वैसे कर सकते हैं टेस्टिंग। अभी हम लोग देखने लगे हैं डेवलपर या कोडर खुद भी अपना प्रोग्राम टेस्ट करते हैं, और फिर फाइनली जो टेस्टर होते हैं वो भी टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल सिस्टम की पिक्चर होती है। कोड जनरेशन, जिसने कोड बनाया है या लिखा है वो यूनिट टेस्टिंग करता है, यानी कोड जनरेट किया, आपने कोड लिखा है, कोडिंग की है, उस वक्त जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे वो यूनिट टेस्टिंग होगी और वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग क्या है कि हर डेवलपर या कोडर अपना अपना यूनिट टेस्ट कर लेगा, अपना अपना पार्ट टेस्ट कर लेगा। देन देयर इज डिजाइन मॉडलिंग। डिजाइन मॉडलिंग में क्या चीज है, इसके बाद हर कोडर के यूनिट्स उठा के हम इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे। एनालिसिस मॉडलिंग थी, उसमें है वैलिडेशन टेस्ट। एनालिसिस मॉडलिंग हमने कब की थी कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका एनालिसिस हमने किया था। उसके अकॉर्डिंग हमने अब वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करने कि क्या क्लाइंट को वाकई ये चीज चाहिए थी। और ओवरऑल सिस्टम जब आपका बन जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग है, और उसके लिए सिस्टम टेस्ट होते हैं। यानी कि ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी, जब सारे पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे फिर उसकी असल परफॉर्मेंस पता चलेगी, उसकी असल क्वालिटी पता चलेगी। तो ये ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये 4 तरह की टेस्टिंग है मेनली जो परफॉर्मेंस होती है। उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग है। स्मोक टेस्टिंग हम कर सकते हैं। स्मोक टेस्टिंग होती है मे बी एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक। आप कहते हैं डिफरेंट कोडर्स ने काम कर लिया, अब उनके यूनिट टेस्ट हो गए हैं, अब इनको उठा के इंटीग्रेट करते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनका काम इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो 3-4 महीने बाद जो इंटीग्रेट करना है उसको साथ साथ इंटीग्रेट करते जाएंगे। स्मोक टेस्टिंग का मकसद ये है कि साइड बाय साइड इंटीग्रेशन करके चेक कर लें कि क्या कोड जो है वो इंटीग्रेट भी हो रहा है। बाद में पता चले कि इन्होंने कोडिंग किसी और तरह की है, दूसरे कोडर ने कोडिंग किसी और तरह कर ली है फॉर सम रीजन, और उनकी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, और वो पार्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहे। तो स्मोक टेस्टिंग में है कि हम साथ साथ इंटीग्रेट करें, 2-3 महीने बाद ना करें। इसी तरह रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है कि मैंने कोड कर लिया, उसके बाद फॉर सम रीजन चेंज करना पड़ गया वो कोड। अब चेंज के बाद हमें दोबारा उसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या आप सब चीजें ठीक चल रही हैं, क्योंकि वंस वी हैव डिस्कस्ड कि जब हम एक चीज को मॉडिफाई करते हैं तो बाकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। रिग्रेशन टेस्ट जो है वो रिपीटेड टेस्टिंग है। आपने एक दफा कोड किया, उसको टेस्ट कर लिया, और अब आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चेंज रिक्वेस्ट आई, क्लाइंट ने कोई चीज चेंज डिमांड कर ली, मेंटेनेंस हुई, चेंज हो गया, तो अब आपको दोबारा वो टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर कोई मसला तो नहीं आ गया। तो वो चीज है रिग्रेशन टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? मेरे पास मैंने जो कोड किया वो अवेलेबल है, मैं उसका इनसाइड भी देख सकती हूँ, कोड भी देख सकती हूँ, फिर मैं कुछ टेस्ट केसेस उसके ऊपर एग्जीक्यूट करके देख लेती हूँ। यानी कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना ही कोड चेक कर लूंगी। उसमें मुझे पता होगा कि इंटरनल इंटरफेसेस कौन से हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, बाउंड्री कंडीशंस कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट पाथ कौन से हैं, इंडिपेंडेंट पाथ जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, एरर हैंडलिंग पाथ कौन से हैं, ट्राई कैच कहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं उनको उसी तरह से चेक कर सकती हूँ।
अब ये कि अब मेरे पास सिर्फ मेरा पार्ट है, जो मेरे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनका पार्ट नहीं है, तो उसकी जगह पर हम एक मॉड्यूल यूज करते हैं स्टब। ठीक है, स्टब क्या है कि वो पूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन जो पार्ट अभी बना नहीं है उसकी वो फंक्शनैलिटी थोड़ी सी परफॉर्म करेगा। ठीक है, मैंने इस वक्त चेक क्या करना है, ये जो आपको डायग्राम शो हो रही है, मॉड्यूल को टेस्ट करना है। उसके लिए मुझे एक ड्राइवर मॉड्यूल चाहिए, यानी कि मेन फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अब मैं इसको कॉल कैसे करूँ, तो मेन आप खुद लिख लेंगे, ड्राइवर मॉड्यूल होगा। और स्टब क्या है, ये स्टब अभी आपके टीम मेंबर्स ने काम करना था, किसी फंक्शन का रिस्पॉन्स वहां से आना था, तो वो स्टब भी अभी हम कुछ खुद से एज्यूम कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, पूरी फंक्शनैलिटी नहीं, लेकिन ऐसे कि मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख सकूं। फिर मैं अपना अपना पार्ट सिर्फ कोड का चेक कर लूंगी। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए क्या तरीका हो सकता है, सारा कोड मिलाओ इकट्ठा एक बास्केट में डाल दो और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट लॉजिकल। क्यों? आपने सारा कोड एक दफा में इकट्ठा कर दिया और उसके बाद अब आप उसे चला रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नहीं चलेगा। ये इसको हम कहते हैं बिग बैंग अप्रोच, सारे पीसेस उठा के इकट्ठे लगा दिए और अब वो चल नहीं रहे। राइट, तो होना क्या चाहिए कि हम उसको इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन करेंगे। पार्ट 1 और 2 को ज्वाइन किया, उसे एग्जीक्यूट करके देखा क्या वो सही चल रहा है, पार्ट 1 2 और अब 3 साथ ज्वाइन कर दें और फिर एग्जीक्यूट करके देखें, 3 के बाद 4 ज्वाइन करें। तो किसी लॉजिकल सीक्वेंस में सोच लें कि हम ये पार्ट्स, अब आपको अगर कोई एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे मसला आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 और 2 ही नहीं ज्वाइन हो रहे, या 1 और 2 को ज्वाइन किया और बहुत सारे एरर्स आ गए, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे, फिर पार्ट 3 को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। इसमें 2-3 अप्रोचेस हो सकते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन है, बॉटम अप इंटीग्रेशन है। टॉप डाउन क्या है कि एक ड्राइवर मॉड्यूल पकड़े और उसके जितने लीव्स पे पार्ट्स हैं या स्टब्स हैं टॉप मॉड्यूल के साथ अटैच कर लें। जैसे इन्होंने क्या किया है, ए के अंडर 3 प्रोग्राम्स आते हैं, बी एफ और जी, तो उन्होंने पहले एफ और जी को लगाया है ए के साथ, फिर बी को लगाएं, सी के अंडर जो आते हैं उसको लगा लें, और फिर साथ सी को ऊपर बी के साथ कंबाइन कर दें। यानी कि ये डेप्थ फर्स्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जहां जहां आपको मेन मॉड्यूल मिल रहा है वो मेन मॉड्यूल्स के साथ उनके सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स अटैच करें और उसके बाद उसको मेन प्रोग्राम में कंबाइन कर दें। बॉटम अप इंटीग्रेशन है और सैंडविच टेस्टिंग है कि हमने ऊपर से भी शुरू कर लिया और नीचे से भी शुरू कर लिया, क्योंकि मे बी टीम्स हमारे पास ज्यादा थी, वो सब लोग काम कर सकते हैं, तो हम दोनों स्ट्रैटेजीज को ज्वाइन करके क्लस्टर्स की फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स को अटैच करते जाते हैं। ठीक है, अभी आपको इसकी एज टेक्निकली शायद समझ नहीं आएगी, क्योंकि इनकी डिटेल्स है कि फिर टॉप डाउन में हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, डेप्थ फर्स्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे और ब्रेड फर्स्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए बस आपको पता होना चाहिए कि एक टॉप डाउन इंटीग्रेशन है, बॉटम अप है, और सैंडविच टेस्टिंग है जो कि मिक्सचर है बॉटम अप और टॉप डाउन। ओके, स्मोक टेस्टिंग मैंने अभी बताया था। ये क्या है, ये चीज आमतौर पर यूज होती है एजाइल प्रोग्रामिंग में, जहाँ पर वो डेली बिल्ड्स बनाते हैं। डेली बिल्ड क्या होती है, यानी कि रोज का काम किया और रोज की एक बिल्ड बना के रख दी कि ये हमारा काम फाइनल हो गया। ठीक है, उसके लिए फिर हम फाइनल करने के लिए उसको हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि रोज का काम रोज ही चेक कर लें कि हमने कोड ठीक किया है। डिफरेंट टीम्स का काम हम ज्वाइन कर देंगे और उसको फिर हम चेक करते जाएंगे। और रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, री एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट्स ऑफ टेस्ट। ये क्यों होती है, जब हमने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है, हमने उसे पहले टेस्ट किया था वो ठीक था, अब आफ्टर चेंजेस जब हम अप्लाई करते हैं टेस्टिंग को, तब ये क्या दोबारा खराब तो नहीं हो गया, कोई साइड इफेक्ट्स या रिपल इफेक्ट्स तो नहीं आ गए। यानी कि हमने एक जगह चेंज किया उसके जैसे बाकी बहुत सारी चीजें खराब हो गई, तो उसके लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिंग का ओवरव्यू है। आपको मेन टेस्टिंग क्या है और इसकी मेन टाइप्स क्या है, इसका आइडिया होना चाहिए। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कोर्स मेरी तरफ से खत्म हो गया है। अब आप लोगों की एक रिपोर्ट पेंडिंग है, उसको एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी आप कर लेंगे उसको आप सबमिट करवा दें।
ताकि आप रिलैक्स हो सके और अच्छे से ईद एंजॉय कर सके। ठीक है, बिफोर ईद करवा दें, नहीं तो आफ्टर ईद करा दें, मेरी तरफ से उसके ऊपर कोई बाउंड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस है कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है? ठीक है, अपनी अटेंडेंस यहाँ पर लिखते हैं चैट में। और हमने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि आपके अटेंडेंस का कोई इशू ना हो फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो आई होप कि ये अटेंडेंस वाला आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा।